आराम से पढ़ना। स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से। राज्यसभा से स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट मतलब संसद, पार्लियामेंट मतलब संसद, ठीक है। अब बात यह है कि पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट जो है एक हमारे देश में कानून बनाने वाली एक ऑर्गन है या एक संस्था है जहां पे कानून बनते हैं। अब ये पार्लियामेंट में कानून कैसे बनते हैं, उसमें बिल आएंगे, एक सदन बिल देगा, दूसरा पहला सदन डिस्कशन करके पास करेगा, फिर दूसरे सदन के पास जाएंगे, फिर दूसरे से आपके राष्ट्रपति के पास साइन करने जाएंगे, वगैरह वगैरह। क्लियर। तो पार्लियामेंट जो है वो किस चीज से बनी हुई है, लोकसभा से बनी हुई है, राज्यसभा से बनी हुई है और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट से आपकी बनी हुई है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इनके कुछ आर्टिकल्स याद करने हैं। आर्टिकल्स के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा आप लोगों की, क्योंकि आर्टिकल्स उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। अब पार्लियामेंट जो है आपका आर्टिकल नंबर 79 में आता है, लोकसभा जो है आपका 81 में, राज्यसभा 80 आर्टिकल में और राष्ट्रपति जो है 52 आर्टिकल में देखने को हमें मिलते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। नाउ द क्वेश्चन इज राज्यसभा। द पॉइंट इज राज्यसभा। अब हम राज्यसभा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कहां से आ गया, हाँ। सो पार्लियामेंट इस चीज से बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनी हुई है, ठीक है। अब आ जाइए, राज्यसभा को हम और क्या कहते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन, हाउस ऑफ एल्डर्स, क्योंकि बड़े लोग बैठते हैं, बुद्धिमान लोग बैठते हैं। और दूसरा चैम्बर, सेकंड चैम्बर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और एक हाथ है हमारा लोकसभा। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस, निचला सदन। पॉपुलर हाउस, वाई पॉपुलर हाउस, क्योंकि लोगों द्वारा बिठाए गए हैं यहां पे एमपीज वगैरह। और इसको फर्स्ट चैम्बर के नाम से भी हम जानते हैं। पॉइंट समझ आया, जो आपके यहां पे लिखा हुआ है, अपर हाउस, उच्च सदन, हाउस ऑफ एल्डर्स, सेकंड चैम्बर। अच्छा, राज्यसभा को हम और क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जानने के आपके राज्यों का संघ भी वर्ड यूज किया जाता है। लोकसभा लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस और फर्स्ट चैम्बर। क्लियर। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक है जी। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, राज्यसभा अभी मैंने आपको बताया कि उच्च सदन है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, वगैरह वगैरह। अब ये राज्यसभा बनी कब थी, 3 अप्रैल 1952 को। और इसका पहला सेशन कब हुआ था, 13 मई 1952। इसका पहला सेशन कब हुआ था, 13 मई 1952। ये फैक्ट चीजें याद करते रहना, क्योंकि ये छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम हमेशा एग्जाम के टाइम पे ध्यान नहीं देते। तो इन चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, देखिए राज्यसभा में एक्चुअली होता क्या है। राज्यसभा पहली बात तो आपका परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब स्थायी सदन। स्थायी सदन का मतलब क्या हुआ, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। पॉइंट समझ आया, ना तो डिसॉल्व हो सकता है ना ही ये भंग हो सकता है। पॉइंट समझ आया, ध्यान से। क्लियर हो गया तुम्हें। और राज्यसभा के बारे में हमारी कौन सी अनुसूची में लिखा गया है, कौन से स्केड्यूल में लिखा गया है, चौथे स्केड्यूल में इनकी सीट्स के बारे में लिखा गया है। यानी कि कौन सी अनुसूची में, चौथे स्केड्यूल में हमने इसके अंदर लिखा गया है। क्लियर। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी है, पहले देखो मैं इसमें लिखा हुआ है, यस। चलो जो चीजें लिखी हुई हैं हम उसको लेके चलते हैं, ताकि मुझे भी लिखना ना पड़े और आपको समझ आती जाए, नहीं तो लिखते रह जाएंगे बहुत ज्यादा। राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम लोग कितने होते हैं, 250 लोग होते हैं। अभी कितनी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, 245 सीटें इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें डिवाइड कैसे होगा भाई, प्रेजेंट तो इतनी है 245, जिसमें हम डिवाइड करते हैं 233 एंड 12 के बारे में, ठीक है। अब अगर हम 250 की बात करते हैं तो 250 को हम दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं, 238 एंड 12। अब बात ये है, ये लोग क्या हैं, ये कौन है लोग, कैसे लोग हैं, ये कैसे आएंगे। ये 233 जो है ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब ये है कि हम नहीं वोट कर रहे हैं। यहाँ पे राज्यसभा के कभी इलेक्शन में वोट करी है आप लोगों ने, नहीं करी। ये कौन करते हैं, जो हमने चुन के भेजे हुए हैं आगे। हमने किनको चुन के भेजा हुआ है, अभी आप याद करो, मैंने अभी आपको बताया था, इसको हमने क्या बोला था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से हमने याद किया था। यानी कि राज्यों का एक संघ है, राज्यसभा राज्यों का संघ है। तो इसमें राज्य वोट करते हैं। राज्य के अंदर कौन वोट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसे हम कहते हैं विधानसभा। पॉइंट समझ आया। फिर सारे लोग वोट करते हैं, नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर। कहने का मतलब विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुने हुए लोग बैठे हैं ना, वो वोट करेंगे यहां पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। फिर ये 12 कौन लोग हैं, 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा जो है नॉमिनेट किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं। ये 12 लोग कौन सी फील्ड से होते हैं, लिटरेचर, आर्ट्स, कला जिसे हम कहते हैं, साइंस, विज्ञान और सोशल सर्विस, ठीक है, सामाजिक विकास। तो ये लोग यहां से आपके आते हैं। पॉइंट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखिए इनका जो कार्यकाल होता है, देखो राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, पहली बात तो परमानेंट हाउस है, भंग नहीं हो सकता। लेकिन जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 6 ईयर्स। लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, हर 2 साल बाद जो है वो उनकी रिटायरमेंट होती रहती है। हर 2 साल बाद उनकी क्या होती है? रिटायरमेंट होती रहती है। क्लियर? ये तो ठीक है। अब इनके जो मेंबर्स बनेंगे उनकी क्वालिफिकेशन, योग्यताएं भी तो होंगी ना। योग्यताएं जितनी मैं तुम्हें अभी बोलूंगा ना, सबकी सेम है। जितने भी अब आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, सबकी योग्यताएं सेम है। कैसे भाई? भारत का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट के 2 जगह के ऊपर अगर नौकरी भी कर रहा है, पहले तो करता नहीं होना चाहिए, अगर कर भी रहा है तो सैलरी एक ही की लेनी होनी चाहिए, अदरवाइज वैसे तो उसको रिटायर, वो वहां से रिजाइन करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट से 2 जगह से सैलरी नहीं लेता होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसे हम कहते हैं। क्लियर? और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या हुआ? कि दिवालिया, मतलब ऐसा ना हो कि दिवाला निकल रखा हो उसका। दिवाला का मतलब क्या है? कि बैंक के लोन दे रखे हो, बैंकरप्सी जिसे हम कहते हैं, बैंकरप्ट ना हो, बैंकरप्ट भी ना हो, तो इन केसेस में ये आता है। लेकिन जो ये सारे सब में जितने हम पढ़ेंगे ना, कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे, सब में ये कॉमन कॉमन जो है योग्यताएं हैं। लेकिन सीन यहां पे ये आ जाता है, सीन ये आ जाता है कि इनकी एज, एज के ऊपर क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट क्या है वो तुम्हें पता ही होना चाहिए। एज का कॉन्सेप्ट याद कैसे करना है, आगे जब मैं लेक्चर पढ़ेंगे ना तो उसमें तुम बताया करोगे कि हाँ इसकी एज क्या है। एज देखिए जी क्या है, देखिए विधानसभा जो हम पढ़ते हैं वो होती है आपकी लोकसभा जैसी, ठीक है। तो जो लोकसभा आज हम पढ़ेंगे वो इक्वली विधानसभा बन जाएगी, मतलब पॉइंट्स वहां पे विधानसभा के बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहां पे 25 साल एज चाहिए होती है। और आपकी विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद, वो बराबर होती है राज्यसभा की। इनका मेंबर बनने के लिए 30 एज चाहिए होती है। अगर आपने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, या गवर्नर का इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए आपको चाहिए 35 एज। ये याद रखना, पॉइंट समझ आया? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां पे ये है, एक चीज याद रखना, हर जगह के ऊपर एससी एसटी की सीटें रिजर्व होती है। सदन में हर जगह के ऊपर एससी एसटी की सीटें रिजर्व होती हैं, लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहां पे एससी एसटी की सीटें रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है। याद रखने वाला पॉइंट है ये, ठीक है। नाउ इज द पावर्स, ठीक है। अब पावर्स क्या है राज्यसभा की? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है ये, दैट इज आर्टिकल 249। जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 249 में लिखी गई हैं। क्या? अगर सपोज करो राज्य, देखो मैंने तुम्हें बात बोला कि राज्यों का संघ है, तो ऑब्वियसली बात है अगर राज्य के ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, राज्य के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, तो आगे पहले कौन खड़ा हो जाएगा? राज्यसभा। तो अगर सपोज करो कि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कानून बनाना है राज्यों में, या फिर राज्य के अंदर जो है आपकी जो आई मीन जो मतलब सीधी सी बात है, राज्य के अंदर कुछ भी कानून बनाना है ना इन्होंने, तो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग ये कानून बना देंगे। वहां पे राज्यसभा वाले सीधा कानून बना देंगे 249 द्वारा। पॉइंट समझ आया तुम्हें? जी समझ आया। अब बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की। अब ये ऑल इंडिया सर्विसेज है क्या? ये पहली बात तो आर्टिकल जो है आपका 312 है, ठीक है। आर्टिकल 312 आपका ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात हम करते हैं। अब दूसरा सीन यहां पे ये आ जाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, आर्टिकल 312 में है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट, ठीक है। नाउ द कंडीशन क्या आ जाती है कि इसमें देखिए पार्लियामेंट जो होती है, संसद, वो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाती है। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए जो कानून मतलब जो बिल है वो उठता कहां से है? वो हमेशा राज्यसभा से ही उठेगा। यानी कि राज्यसभा पहले इनिशिएट करेगी इस चीज को, राज्यसभा के बाद जाएगा लोकसभा, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। पॉइंट समझ आया? तो मतलब तीनों को मिलकर हम क्या बना देंगे? पार्लियामेंट। दैट मीन पार्लियामेंट बनाएगी क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। लेकिन इनिशिएट कौन करेगी? दैट इज राज्यसभा, ठीक है। बाकी थर्ड, इमरजेंसी में तो आपको पता ही है, इमरजेंसी में जब तक आपकी लोकसभा ने अगर पास कर दिया, जब तक राज्यसभा नहीं करेगी तो इमरजेंसी नहीं लगेगी। किसी भी कंट्री के किसी भी कॉर्नर पे या पूरे भारत देश में कहीं पे भी नहीं लगेगी। क्लियर? और एक चीज आपको एक बच्चे ने बढ़िया सही पॉइंट लिखा है कि यहां पे ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे कहते हैं हम लोग? वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी को हम कहते हैं, ये याद रखना। क्लियर हो गया तुम्हें? सो राज्यसभा इज क्लियर? यस, टेल मी, राज्यसभा क्लियर है? राज्यसभा क्लियर है? सही है तो नो, फटाफट कमेंट्स करो ना, क्या हो रहा है? फटाफट कमेंट्स आने चाहिए तुम्हारे कि हाँ सर क्लियर है, या कुछ डाउट है। एक पॉइंट टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं तुमसे पूछ लिया करूंगा बीच में ये। यस, ऑल क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं लोकसभा। अब पहली बात तो जो लोकसभा है आपकी, इसे हम निचला सदन कहते हैं।
पॉपुलर हाउस कहते हैं। मैंने तुम्हें बोला कि हम यहां पे इलेक्शन करेंगे, जब हम सीधे इलेक्शन करते हैं ना तो वो जब हम वोट करते हैं तो वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो मतलब लोकसभा के अंदर जो लोग बैठेंगे वो कैसे आएंगे, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। पॉइंट समझ आया, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल आएंगे यहां पे, क्लियर। और इसमें जो सीटें हैं वो है 552, ये कितनी है मैक्सिमम, क्लियर। और प्रेजेंट में सीटें कितनी हैं इनकी, दैट इज 543, समझ आ गया 543। अब ये घमासान मचेगा कैसे, 552 तो मैक्सिमम है, 543 क्या है आपकी प्रेजेंट में है। 552 की बात करेंगे पहले। 552 में 530 सीटें जो होती हैं वो आपकी राज्य सरकारों की होती हैं, और उसके बाद जो 20 सीटें होती हैं वो आपकी, सॉरी ये 550 हो गई हैं अब तो, क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियंस थे वो तो हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए जी, दो सीट, ये दो जो मेंबर हैं आपके वो नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, और वो होते थे एंग्लो इंडियंस, क्लियर। बट इस चीज को हमने अब अबॉलिश कर दिया गया है। ये दो एंग्लो इंडियंस जो अबॉलिश हुए हैं, मतलब इनको हटा दिया गया है, वो कौन से अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया है, दैट इज द 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें। तो इसका मतलब 550 सीटें और प्रेजेंट में 543 सीटें, क्लियर। अब ये 543 में जो अभी प्रेजेंट है उसमें 530 तो राज्यों की ही है, और 13 जो है आपकी वो यूनियन टेरिटरीज की है। ये क्लियर है तुम्हें, ये क्लियर है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात, ये तो सीधे डिप्टी स्पीकर पे पहुंच गए आगे मैं बात करूंगा हमारी जो वोटिंग एज, क्योंकि हम वोट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो लोग हैं वो सीधे हम चुन के भेज रहे हैं, तो मतलब दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। कौन समझ आया, यानी कि हम वोट कर रहे हैं यहां पे, तो जब डायरेक्टली इलेक्टेड, देखो एक चीज मैं आपको तुम्हें बता देता हूँ, क्लास तो भी मतलब इस थोड़ी सी हुई है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पीडीएफ मिलेगी, भाई मेरे ल्यूसेंट की बुक खरीद लेना, मेरी पीडीएफ से सस्ती पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। 150 या 130 रुपए की बुक आती है, उसमें पॉलिटी पढ़ लेना यहाँ से, क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी पॉलिटी तुमने पढ़ ली ना तुम्हें हर कुछ समझ आ जाएगा, कोई भी बुक पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब पढ़ ले। अब है डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड है यानी कि हम वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी वोटिंग एज भी तो होगी। हम वोटिंग एज कितनी है हमारी, 18 साल। पहले कितनी थी, 21 साल। 21 साल से कितनी होगी, 18 साल। ये चेंज कैसे आया, जब भी हमारे संविधान में कुछ चेंज आता है ना तो उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट, क्लियर। तो ये अमेंडमेंट था, दैट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1989 में। इस टाइम पे राजीव गांधी जो थे वो हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। पॉइंट समझ आया तुम्हें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर होगा तुम्हें। और लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो सेंसस के अकॉर्डिंग जो है हर 10 साल बाद जो है मतलब 10 साल बाद चेंजेस किए जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर होगा तुम्हें जी, रीएडजस्ट करी जाती हैं। और अभी मैंने तुम्हें बताया था एससी एसटी की सीटें रिजर्व नहीं होती, कहां पे, राज्यसभा में, तो यहां पे रिजर्व होती हैं। तो यहां पे एससी की सीटें कितनी है, 84, और एसटी की सीटें कितनी है, दैट इज 47। तो यहां पे ये सीटें आपकी रिजर्व होती हैं लोकसभा के अंदर, क्लियर। अब राज्यसभा का कार्यकाल कितना था, 6 साल, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल, क्लियर। लेकिन 5 साल से 6 साल हो सकती है, यानी कि 1 साल बढ़ सकता है इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में, क्लियर। अब बात यह है कि यह प्रावधान जो ये बात है ये एक अमेंडमेंट के कारण आई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये चेंज किया गया था। फिर अगर 5 साल है तो 5 साल से पहले भी सरकार टूट सकती है, भंग हो सकती है, यस, ये डिसॉल्व भी हो सकती है 5 साल पहले, क्लियर हो गया तुम्हें। तो 5 साल पहले से भी ये डिसॉल्व हो सकती है, और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्लियर हो गया तुम्हें, समझ आ गया जी। अब आ जाइए इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अब ये यहां पे क्वालिफिकेशन तो पढ़ लोगे ना, तुम्हें आती है ना सारी क्वालिफिकेशन क्या है भाई, ठीक है, भारत का नागरिक, इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बस हम यहां पे याद क्या करेंगे, एज, क्वालिफिकेशन में एज कितनी है, 25। पॉइंट समझ आया, 25 जो है उसकी एज देखने को हमें मिलती है, क्लियर। हम ध्यान से समझना, 2 पॉइंट समझने हैं आप लोगों को, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह के ऊपर लागू होंगे। वो राज्यसभा के ऊपर भी लागू होगा, वो लोकसभा के ऊपर भी लागू होगा, वो विधानसभा के ऊपर भी लागू होगा, वो विधान परिषद के ऊपर भी लागू होगा। ध्यान से, अगर हमने इन सबको क्वालिफाई करवाया है, मतलब भाई तुम इलेक्शन लड़ो, ये करो वो करो, तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए वो पत्र तो भरा होगा ना कि हाँ हम ठीक है भाई, हमारा इनमें से कोई भी योग्यताएं जो हैं हमारी हैं, अयोग्यता कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब हम सेट हैं। अगर सपोज करो इनमें से कोई चीज निकल आए ऐसी, दैट मींस हम इस किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, राज्यसभा से, लोकसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से, किसी से भी कर सकते हैं, यस वी कैन डिस्क्वालीफाई, क्लियर। आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है। अब 102 आर्टिकल में ना दो तरीके से हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। डिस्क्वालीफाई कैसे, एक तो रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी पर्सन ने पार्टी बदली है,
पार्टी बदली है जीतने के बाद, जीतने के बाद, हारने के, अगर वो बंदा हार गया तो वो कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन बंदा अगर जीत गया, पार्टी बदल ली, तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इस केस में। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने बोला रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन क्या होगी भाई, वही अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, वो इसमें एज हो सकता है कि भाई थोड़ा सा डिफर कर गया हो सकता है कि वो अनसाउंड माइंड हो सकता है वो बैंकरप्ट हो, उसने तो पेपर में भर दिया और हमने मान लिया, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ऐसा है, तो ये क्या होगा, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, अब इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन जब उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही तो वो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन किसके साथ मिलके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलेंगे और इनको हटाएंगे। पॉइंट समझ आया। दूसरा केस है, उसने पार्टी बदल ली। सपोज करो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अब समझ के चलना, यहां पे मैं खड़ा हूं, सपोज करो ये बीजेपी पार्टी है, मैं बीजेपी पार्टी से चुना गया और मैं जीत गया। अब मैंने बीजेपी पार्टी के साथ नहीं रहना, मैं उठ के यहां से यहां आ गया, ठीक है, उठ के यहां से यहां आ गया, यह है कांग्रेस पार्टी, तो मतलब बीजेपी से उठ के मैं कांग्रेस में आ गया। ठीक है, ये देखा किसने है, ये देख कौन रहा है, तुम लोग, कि पहले तो सर यहां पे थे बीजेपी में, अब सर आगे कांग्रेस में। ठीक है, तो कौन देख रहा है, तुम लोग, तुम मेरे क्या, मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, बिल्कुल, तो आप कौन हो, आप यहां पे इस सदन के सामने जो बैठा बंदा होता है वो क्या होता है, चेयरमैन। पॉइंट समझ आया, वो क्या होता है, चेयरमैन। क्लियर हो गया तुम्हें। अब चेयरमैन जो है लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी सदनों में अपना अपना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं यहां से यहां गया, जब यहां से मैं यहां आ गया, ठीक है, देखा किसने, तुम लोग ने, जो तुम सामने बैठे हो, तुम कौन हो, चेयरमैन। अगर तुम लोकसभा की बात कर रहे हो तो तुम स्पीकर हो, राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो तुम वाइस प्रेसिडेंट हो। तो इस केस में पार्टी अगर बदल रहा है, जब सामने बंदा बैठा है वो देख रहा है, तो इस केस में कौन हटाएगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अगर वो लोकसभा में बदल रहा है। ये पॉइंट समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी व्यक्ति है, एमपी एमएलए कोई भी है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सेम सदन में, मतलब दो सदनों में नहीं हो सकता, डबल मेंबरशिप नहीं मिलेगी। अगर वो बंदा किसी, मतलब सपोज करो कि वो राज्यसभा में था बैठा, वो लोकसभा में चुना गया, जब वो विधानसभा का मेंबर था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, राज्यसभा में आ गया, या फिर वो लोकसभा में आ गया, तो उसको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है एक सदन से। भाई तुम एक ही सदन में आओगे, ना इधर ना इधर, किसी एक सदन को आप चुन लो। कौन समझ आया आप लोगों को। और उसको जो है चुनना 14 दिन के अंदर अंदर पड़ता है कि मैं कौन से सदन में रहने वाला हूं। अगर वो राज्यसभा में था, लोकसभा में चुना गया, तो ऑब्वियसली बात है वो लोकसभा में जाएगा, उसके पता है कि पावर लोकसभा में ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में वो फटाफट क्या करेगा, राज्यसभा से रिजाइन करेगा और लोकसभा में जाएगा। और इसके करने के लिए उसको कितने दिन का टाइम होता है, 14 दिन का टाइम देखने को हमें मिलता है। क्लियर। सपोज करो मैंने बोला कि मैं एमपी हूं, मैं लोकसभा का मेंबर हूं या राज्यसभा का मेंबर हूं, तो मैं रिजाइन भी तो कर सकता हूं कि भाई मुझे सदन में नहीं बैठना। बिल्कुल कर सकते हैं। किसको करेंगे, जो सामने बैठा है, कौन है, चेयरमैन। पॉइंट समझ आया। दैट मींस हम रिजाइन देना चाहें तो चेयरमैन को दे सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सपोज करो कि मैं एमपी हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, ठीक है, मैं अगर सदन में आ ही नहीं रहा, अगर मैं सदन में आ ही नहीं रहा, तो मैं कितने दिन ऐसे लगातार कितने दिन होंगे, अगर मैं एब्सेंट रहूं कितने दिन तक, तो मैं मुझे तुम निकाल दोगे, मतलब मुझे लोकसभा स्पीकर निकाल देगा, जा मुझे रिजाइन ही करना पड़ जाएगा, मतलब मुझे निकाल देंगे कि भाई तुम आते तो हो नहीं, किस बात की पैसे, किस बात की चीजें, तुम एमपी बने हो या कुछ भी ऐसे है। तो अगर वो बंदा लगातार 60 दिन तक, 60 डेज तक अगर वो नहीं आता, ठीक है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो खोई जाती है। पॉइंट समझ आया जी, क्लियर। अब बात ये है, सपोज करो कि आज लोकसभा चुन के आई है, ये न्यू लोकसभा है, न्यू लोकसभा आई है, तो हमेशा न्यू लोकसभा को मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए कौन आता है, राष्ट्रपति आता है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं तुम्हें और क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो जितनी मर्जी बार मीटिंग कर सकते हैं, पार्लियामेंट से जितनी मर्जी बार मीटिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन दो मीटिंग के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो 6 महीने हो सकता है, ये याद रखना। पहली बात तो जब ये सदन चुना जाता है तो हमेशा कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति सबको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं यहाँ पे, और उनको ग्रीट करते हैं, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया और तुम आ गई, अब तुमने अच्छे तरीके से काम करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्या होगा, सबको शपथ दिलाई दी जाएगी, और राष्ट्रपति इस न्यू लोकसभा में ना एक पर्सन को चुनते हैं। वो पर्सन कौन सा होता है, ये एक पर्सन कौन सा होता है, प्रो टर्म स्पीकर। ये क्या होता है, प्रो टर्म स्पीकर। ठीक है, देखो मेरी अपनी लैंग्वेज है, मेरी समझाने का तरीका अलग है, ठीक है, तो उसी तरीके से मैं समझाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। मैंने क्या बोला था कि जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा के, वो कौन होते हैं, स्पीकर।
ठीक है, लेकिन स्पीकर को चुना ही नहीं गया, अभी स्पीकर को चुना ही नहीं गया। राष्ट्रपति ने पहले दिन ही आके क्या चुन लिया, प्रो टर्म स्पीकर। इसको समझो, स्पीकर की टर्म से पहले, प्रो मतलब पहले, स्पीकर की टर्म से पहले एक बंदे को चुन लिया गया है, वो है प्रो टर्म स्पीकर। ये प्रो टर्म स्पीकर जो होता है ये हमेशा सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। अभी सीनियर मोस्ट क्या मतलब, एज में नहीं होता, इसका मतलब ये होता है जिसने मैक्सिमम इलेक्शन जीते, जिसने मैक्सिमम इलेक्शन जीते होने चाहिए। ठीक है, तो इसको चुन लिया जाएगा। अब ये किसी भी पार्टी का हो सकता है, ये बीजेपी का भी हो सकता है, ये कांग्रेस का भी हो सकता है, ये आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है, ये समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है ये, बस इसका मैक्सिमम इलेक्शन इसने जीते होने चाहिए। क्लियर। अब राष्ट्रपति बिठा देंगे प्रो टर्म स्पीकर को, क्योंकि आओ संभालो पूरा दिनचर्या संभालो। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज ही एक आई लोकसभा हुई और स्पीकर का इलेक्शन, ये इसको बिठा देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति कह देंगे कि भाई अब स्पीकर का इलेक्शन कर लो। स्पीकर कौन होगा, जो तुम बैठे हो, सारे सदन में बैठे हो, तुम में से किसी एक बंदे को जो है स्पीकर चुना जाएगा। वो एक तरीका है, वैसे कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, वैसे स्पीकर हमेशा वो बनेगा जो आपकी जीती हुई पार्टी से होता है, स्पीकर तो वो बनेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रो टर्म स्पीकर है ये जीती हुई पार्टी से भी तो हो सकता है, जिसका प्रधानमंत्री होगा उस पार्टी से भी तो हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो प्रो टर्म स्पीकर जो है ये स्पीकर के इलेक्शन लड़ सकता है, प्रो टर्म स्पीकर के इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। ठीक है, फिर ये प्रो टर्म स्पीकर कर क्या रहा है, प्रो टर्म स्पीकर का काम ये होता है कि भाई सदन चल रहा है, सदन में डेकोरम मेंटेन रहे, प्रॉपर तरीके से दिनचर्या चलती रहे, जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता। पॉइंट समझो ध्यान से, जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलो भाई, स्पीकर को आप चुनेंगे बाद में, लेकिन प्रो टर्म स्पीकर को हमने ऐसे कर लिया। प्रो टर्म स्पीकर के इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, लेकिन ये जीती हुई पार्टी से बंदा होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें। तो अब इसके बाद इलेक्शन हो जाएगा स्पीकर का। अब ये है, ध्यान से समझो, अब मैंने आपको बोला कि अगर ये प्रो टर्म स्पीकर जीत गया, अगर ये प्रो टर्म स्पीकर जीत गया, क्या जीत गया, स्पीकर के इलेक्शन, तो ये प्रो टर्म स्पीकर को अब हम क्या कहेंगे, स्पीकर कहेंगे। तो मतलब सीधी सी बात है, प्रो टर्म स्पीकर स्पीकर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पॉइंट समझ आया तुम्हें, पॉइंट समझ आया तुम्हें ये वाला, यस। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम स्पीकर के बारे में। ठीक है, अब देखिए दो मेन पर्सन हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर तो चेयरमैन होता है, अगर ये एब्सेंट हो जाए तो उस केस में डिप्टी स्पीकर जो होता है ये उसकी जगह ले लेता है। अगर स्पीकर ने रिजाइन करना होगा वो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर ने रिजाइन करना होगा तो वो स्पीकर को देगा। जैसे आपके चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं आपके उसमें, दैट इज कहां पे, राज्यसभा में, सेम टू सेम यहां पे भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट है, पोस्ट का मतलब ये सदन में की बात कर रहा हूं, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट है, प्रधानमंत्री है, स्पीकर है, ठीक है, वाइस चेयरमैन है, और ये नॉट वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट है वगैरह वगैरह, ये सीटें कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती, ये कभी भी सीटें खाली नहीं छोड़ी जाती। तभी तो हम कह रहे हैं अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो कि अगर आज इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, आज इलेक्शन हो रही हैं, तो स्पीकर अपनी सीट के ऊपर बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना सीट कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती। तो ऑब्वियसली बात है, प्रधानमंत्री भी होंगे, मंत्रिपरिषद भी होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। अब ये जो पिछली वाली लोकसभा थी, तो उसका स्पीकर कब तक अपनी सीट के ऊपर बैठेगा, कब तक वो स्पीकर की जगह के ऊपर बैठेगा, ये स्पीकर की जगह तब तक बैठा रहेगा जब तक न्यू लोकसभा नहीं आ जाती, जब तक न्यू लोकसभा नहीं आ जाती। लेकिन पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए पता क्या डालेंगे, जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती। नहीं, गवर्नमेंट की तो बात नहीं चल रही, यहाँ पे सरकार की तो बात नहीं चल रही। सरकार अकेला स्पीकर थोड़ा है, सरकार अकेला जो प्रधानमंत्री थोड़ा है, सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये बहुत सारे लोग हैं सरकार में। तो ठीक है, तो यहां पे लोकसभा जब तक नई चुनी नहीं जाती, वो पुराने वाला उसी टाइम तक जो है वो स्पीकर का काम करेगा। पॉइंट समझ आया तुम्हें जी? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो स्पीकर है इसका काम क्या है, स्पीकर का काम क्या है। मैं अगर सामने बैठा हूं, स्पीकर बैठा हूं, तो मेरा काम क्या है, मैं देख रहा हूं सारे काम ठीक ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, डेकोरम मेंटेन है या नहीं है, हर बंदा बात कर रहा है, तरीके से बात चल रही है या नहीं है, और मैं ऑब्वियसली बात है हेड हूं, किसका, लोकसभा का मैं हेड हूं यहाँ पे, और मैं बताऊंगा कि आप शांत रहिए, उसको बोलने दीजिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जैसे क्लास टीचर का काम होता है ना, सेम टू सेम मैं स्पोक्समैन हूं पूरे हाउस का, प्रिंसिपल स्पोक्समैन, मतलब भाई मैं ही हूं मेन, तो क्योंकि मैं चेयरमैन हूं यहाँ पे। ठीक है, डेकोरम मेंटेन करना और सब चीजें मेंटेन करके यहाँ पे रखना। जो स्पीकर होता है, देखिए लोकसभा में किसी बिल के ऊपर डिस्कशन चल रही है, लोकसभा में किसी बिल के ऊपर डिस्कशन चल रही है, हो सकता है कि उस दिन जिस दिन डिस्कशन चल रही थी वो 200 लोग आए थे, ठीक है,
और 200 लोगों में 100 की तो होगी यस और 100 की होगी नो, ठीक है। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा, 100 की तो होगी यस, 100 की होगी नो, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो इस केस में जो होगा वो स्पीकर का रोल आएगा, ठीक है। स्पीकर पहली बार में जब ये बात चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, स्पीकर कभी भी वोट नहीं करता, लेकिन स्पीकर तब वोट करता है जब वोट इक्वल हो जाए, क्लियर। और उस स्पीकर की वोट को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट के नाम से जानते हैं, कास्टिंग वोट, दिस इज द वोट के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज देखिए, और एक वर्ड होता है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या हो, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब संयुक्त अधिवेशन। दैट मींस अगर देखो ज्वाइंट सिटिंग कैसे होती है, देखो आपको मैं बता दूं, लोकसभा राज्यसभा ये दो सदन है हमारे जबरदस्त वाले, ठीक है। एक बिल आएगा, कोई भी बिल क्या होता है, एक प्रपोजल होता है, प्रपोजल भाई ये इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, मान के चलो कि वो बिल लोकसभा में आया, यहां से पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने कुछ बदलाव किए, फिर लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने फिर बदलाव किए राज्यसभा के पास, ऐसे 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक वो हाँ नहीं करते दोनों सदन। ये बिल कितने टाइम तक रहेगा मार्केट में, मार्केट का मतलब लोक संसद में 6 महीने तक, ये बिल 6 महीने तक रहेगा, यानी कि एक बिल की लाइफ कितनी होती है, 6 महीने। फिर इसमें रोल कौन प्ले करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति को लगे कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, ये तो आना चाहिए, तो इस केस में राष्ट्रपति क्या करते हैं, समन। समन क्या मतलब होता है, किसी को जो है अथॉरिटी से बुलाना, और यहां पे समन क्या होगा, आपका ज्वाइंट सेशन। पॉइंट समझ आया। और इस ज्वाइंट सेशन में कौन आएगा, आपके लोकसभा भी आएगी और आपकी राज्यसभा भी देखने को हमें मिलेगी, यानी कि इस केस में दोनों सदन आएंगे और यहां पे डिस्कशन होगी और उस बिल को पास किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है तुम्हें। और इस केस में, इस ज्वाइंट सीटिंग में जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, इस ज्वाइंट सीटिंग में चेयरमैन होता है हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अगर ये एब्सेंट हो रहा है तो डिप्टी स्पीकर बैठेगा, और अगर ये भी एब्सेंट हो रहा है, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हो रहा है, तो कौन बैठेगा, फिर आप कहेंगे सर राज्यसभा का चेयरमैन। अब हम पढ़ेंगे आगे, वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा ज्यादा। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो तो बैठेगा ही नहीं। तो उस केस में अगर ये भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो होगा आपका राज्यसभा का, वो आपकी सीट के ऊपर बैठेगा, यानी कि इस ज्वाइंट सीटिंग को चेयर करेगा। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। पॉइंट समझ आया तुम्हें, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है आर्टिकल 110, ये हम सारी स्पीकर की पावर पढ़ रहे हैं, स्पीकर की पावर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 110, 110 किसके बारे में बात करता है, मनी बिल के बारे में, धन विधेयक बिल के बारे में हम बात करते हैं। इस मनी बिल में क्या होता है, इस मनी बिल में लिखा होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मनी बिल में, इस मनी बिल में लिखा होता है कोई टैक्स हमने लगाया, बढ़ाया, घटाया, वो सब चीजें, सैलरीज के बारे में लिखा होगा, ठीक है। हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है, लोन पे किया है, वगैरह वगैरह, उसकी चीज के बारे में। हमारे कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुडिशरी के ऊपर खर्चे की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा रहा है, सब कुछ मनी बिल में लिखा होता है। लेकिन बात यहां पे ये है, एक बिल को मनी बिल कब कहा जाता है, एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब उसके ऊपर स्पीकर के साइन होंगे, जब उसके ऊपर स्पीकर के साइन होंगे। पॉइंट समझ आया। जब तक स्पीकर के साइन नहीं है वो बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। अब मनी बिल को पास करने की जो अवधि होती है वो 14 दिन होती है, और ये मनी बिल हमेशा आता है लोकसभा में सबसे पहली बार, लेकिन किसकी परमिशन से, राष्ट्रपति को पूछा जाता है कि हाँ हम मनी बिल लेके आने वाले हैं, ठीक है, ले आओ, राष्ट्रपति कहेगा आ जाओ, तो लोकसभा में बिल आ जाता है, ठीक है। लोकसभा तो फटाफट पास करेगी, भाई पैसा 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 करती है, ठीक है, तो भाई लोकसभा तो कहेंगे फटाफट पास करो पास करो पास करो फटाफट, ठीक है। तो लोकसभा तो आधे दिन में पास करता है, भाई जल्दी जल्दी पास करो, मनी बिल है, पैसा है इसमें, ठीक है, तो ये तो पास करेंगे फटाफट। ये फिर किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास। फॉर एग्जांपल राज्यसभा ने कुछ बदलाव कर दिए इस बिल में कि यार ये चीज ठीक नहीं है, ऐसे कर लो, ये चीज ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, तो दोबारा से बिल कहां पे आएगा, लोकसभा के पास। फिर लोकसभा की ही मर्जी होती है, लोकसभा की ही मर्जी होती है क्या इस चीज को माने या ना माने। पॉइंट समझ आया। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा अपने पास ही रखी बैठा है, ठीक है, राज्यसभा ना तो हां कर रहा है ना कर रहा है, तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इस बिल को पास कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली। तो अच्छा, इस केस में किसके पास पावर नहीं है, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है मनी बिल के केस में, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, क्लियर, याद रखना ये चीजें कि इस केस में राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, हमने पढ़ा था आर्टिकल 312, इस केस में सबसे ज्यादा जो पावर थी वो किसकी थी, ऑब्वियसली बात है राज्यसभा की। तो मनी बिल के केस में सबसे ज्यादा पावर किसकी आ रही है, लोकसभा की पावर ज्यादा आ रही है सबसे ज्यादा। आई थिंक क्लियर होगा ये पॉइंट आप लोगों को। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति के ऊपर। एक वर्ड होता है अमेंडमेंट, मैंने तुम्हें बोला था संशोधन, इस चीज के ऊपर हम संशोधन कर सकते हैं, मनी बिल को अमेंड कर सकते हैं, गलत।
नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा एक हम आगे जाके राष्ट्रपति के पास पढ़ेंगे वीटो पावर्स। राष्ट्रपति इसके ऊपर वीटो पावर लगा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर, कोई पावर नहीं लगा सकता। कहने का मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। इसके ऊपर ना तो आपके भाई वीटो पावर लगेगी, ना इसको अमेंड किया जा सकता है, ना इसको रोका जा सकता है, वगैरह वगैरह। 14 दिन के अंदर अंदर ये पास हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? 14 दिन के अंदर अंदर ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पावर यहां पे देखने को नहीं मिलेगी यहां पे। ठीक है जी, बढ़िया, समझ आ रहा है ना आप लोगों को?